नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि आज से 3000 साल पहले हमारे देश में राजा कैसे बनते थे? क्या उस समय भी चुनाव होते थे या कोई तरीका था? आज हम कक्षा 6 इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य को न केवल समझेंगे बल्कि इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से भी देखेंगे। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे छोटे छोटे गांव जनपद बने, फिर महाजनपद, और कैसे भारत में पहली बार बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। हम समझेंगे राजाओं की नई व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और वो दो महाजनपद मगध और वज्जी जो भारतीय इतिहास के नींव बने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब राजा का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता था, बल्कि वे कुछ बड़े बड़े यज्ञों को करके खुद को राजा घोषित करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। तो इस यज्ञ, आखिर यह यज्ञ है क्या? तो इस यज्ञ में एक घोड़ा राजा की सेना की निगरानी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। अगर यह घोड़ा किसी दूसरे राज्य से बिना रोके गुजर जाता तो माना जाता था कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। अगर कोई राजा घोड़े को रोकता तो उसे युद्ध करना पड़ता था। युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा और भी शक्तिशाली माना जाता था। अब देखो, इसी समय पुरोहितों ने समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया, जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है। ठीक है। अब वो 4 कौन थे? तो ब्राह्मण, पढ़ते हुए यज्ञ करते हुए; क्षत्रिय, योद्धा, राजा; वैश्य किसान, व्यापारी; शूद्र सेवा करते हुए। सबसे पहले थे ब्राह्मण। इनका काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना और शिक्षा देना था। इन्हें समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे क्षत्रिय। इनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और शासन चलाना था। राजा इसी वर्ग से आते थे। तीसरे थे वैश्य। इनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी शामिल थे। और चौथे थे शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें अक्सर वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और इन्हें समाज में निम्न स्थान दिया जाता था। अब बात करते हैं जनपदों और महाजनपदों की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जनपद शब्द का अर्थ होता है जन, लोग के बसने की जगह। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर या अंतरजीखेरा जैसे स्थान जनपद कहलाते थे, जहां लोग बसते थे और छोटी मोटी बस्तियां बनाते थे। लेकिन लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और ये महाजनपद कहलाए। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी थीं। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। सुरक्षा के लिए इन राजधानियों को अक्सर किलेबंद किया जाता था, यानी इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थीं। इन किलों को बनाने में बहुत मेहनत और संसाधनों का इस्तेमाल होता था, और जब राजाओं को अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी अस्थायी सेना की ज़रूरत महसूस हुई तो राजा अब केवल अपने लोगों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि नियमित रूप से सिपाही रखते थे। इन सिपाहियों को पूरे साल नियमित वेतन भी दिया जाता था। बात करें कृषि में, इसमें 2 बड़े बदलाव भी हुए, जैसे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। धान का रोपण बीज छिड़कने के बजाय पौधों को रोपकर खेती शुरू हुई, जिससे पैदावार भी बढ़ गई थी। अब बात करते हैं 2 सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद की, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महाजनपद कौन थे? तो पहला था मगध और दूसरा वज्जी। मगध, सबसे पहले हम बात करते हैं मगध की, जो लगभग 200 साल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आखिर क्या कारण थे कि मगध इतना ताकतवर बना? तो इसके कई कारण थे और एक एक करके सारे कारण को देखते हैं। पहला था नदियाँ। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये नदियाँ यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। दूसरा, उपजाऊ ज़मीन। नदियों के कारण जो है मगध की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिससे अच्छी फसल होती थी और राजा को ढेर सारा कर भी मिलता था। तीसरा है लोहे की खदानें। मगध के आसपास लोहे की खदानें थीं। लोहे से मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाए जाते थे, जिससे मगध का सैन्य और कृषि दोनों में मजबूत बनाया। ठीक है। बात करें, मगध के कुछ बहुत शक्तिशाली शासक हुए, जैसे बिंबिसार,
उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु और बाद में महापद्म नंद, जिन्होंने इस साम्राज्य को बहुत फैलाया। मगध की राजधानी पहले राजगृह जो आज बिहार में है और बाद में इसे पाटलिपुत्र जो आज पटना में है स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण महाजनपद की, जिसका नाम है वज्जी। मगध जहाँ एक शक्तिशाली राजा द्वारा शासित होता था, वहाँ वज्जी की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। अब वो कैसे देखते हैं। वज्जी एक गण या संघ था। इसका मतलब यहाँ शासन किसी एक राजा का नहीं होता था, बल्कि कई राजाओं का एक समूह मिलकर शासन चलाया जाता था। ये सभी राजा सभाओं में बैठकर बातचीत और बहस के जरिए कोई भी निर्णय लेते थे। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही इन गणों या संघों से संबंधित थे, जिससे इनकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अंत में कई शक्तिशाली राजाओं ने इन गणों को जीतने की कोशिश की। मगध के राजा अजातशत्रु ने भी वज्जी पर आक्रमण किया था और कई सालों के बाद इन गणराज्यों का अंत हो गया और वे साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ट्रिक्स देखते हैं। पहला ट्रिक है मगध के शासकों का क्रम। अगर याद रखना हो तो कैसे रखेंगे, तो हसीन मासुका यानी ह से हर्यक वंश, इसमें बिम्बिसार जैसे शासक थे। सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, महापद्म नंद इसके प्रमुख शासक थे। तो हसीन मासुका याद रखिएगा। ट्रिक नंबर 2 क्या है, वर्ण व्यवस्था का क्रम है। वर्ण व्यवस्था का क्रम में देखो बी के भी एस, यानी बी से ब्राह्मण, के से क्षत्रिय, भी वैश्य, एस से शूद्र। ब्रिलियंट, किंग, वैल्यू, सर्विस, बी के भी एस का मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं महाजनपद स्थान। ठीक है, और उनकी वर्तमान राजधानी जो कि पूछता है। मगध राजगृह मतलब पाटलिपुत्र, पटना और गया। वज्जी की बात करें तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार। कौशल तो श्रावस्ती, पूर्वी उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा, मध्य। ठीक है, गांधार की बात करें तो तक्षशिला, रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं शासन व्यवस्था का अंतर। ठीक है, ये थोड़ा यूपीएससी कॉन्सेप्ट है जो कि पूछ सकता है। तो देखते हैं, राजतंत्र और गणराज्य के बीच वैचारिक अंतर पूछता है। जैसे कि देखो, राजतंत्र की बात करें तो शक्ति एक राजा के हाथ में है। उत्तराधिकार, वंशानुगत बेटा ही राजा बनेगा। जैसे मगध, कौशल ये सब में राजतंत्र चलता था। गण संघ की बात करें तो शक्ति कई सदस्यों के समूह के हाथ में है, निर्णय, चर्चा और मतदान से। जैसे वज्जी मल। बौद्ध धर्म के अनुसार वज्जी में 7,707 राजा एक साथ शासन करते थे। भाग, उपज का 1/6 हिस्सा जो टैक्स के रूप में दिया जाता था। कमकार क्या था, तो वे भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। भिक्षु और भिक्षुनी, तो वे लोग जिन्होंने संघ में रहने के लिए घर त्याग दिया, उनको भिक्षु या भिक्षुनी कहते थे। परिषद क्या था, तो राजा को सलाह देने वाली सभा को परिषद कहते हैं। बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड की। तो इस काल की पहचान मिट्टी के बर्तनों से होती है। ये बर्तन धूसर ग्रे रंग के होते थे। इन पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र बने होते थे। यह अमीरों और विशेष मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थे। तो आप बता सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से वह कौन सा एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इसमें एक बात और याद रखिएगा, मगध की शक्ति के पीछे उनकी भौगोलिक स्थिति और लोहे की खदानों का बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही शानदार एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।